नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर का वो वक्त जब मैं हाजिर हूं ईरान युद्ध की तमाम की अपडेट्स जो 24 घंटे में बड़ी खबर है उसके सार को लेकर, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे अपडेट्स मिल जाए। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अभी तक कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है एक शांति समझौते की, जिस पर टकटकी लगाए दुनिया की नजरें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सबसे ताजा ट्वीट है उस पर भी बात करेंगे। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है उस पर भी अपडेट दूंगी मैं, और साथ ही कुछ बुक रिकमेंडेशंस भी, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। लेकिन पहले एक अपील तमाम दर्शकों से। आप लोगों को पता ही है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सर्वाइव करने के लिए आप लोगों के समर्थन की जरूरत है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतना ही है कि सिर्फ शॉर्ट्स और रील्स देखकर आगे मत बढ़िए, ओरिजिनल वीडियोस को जरूर देखिए। हम लोग चाहते तो 20-23 साल हमने मुख्यधारा की मीडिया में काम किया, वहीं आराम की जिंदगी जी रहे होते बैठकर, अच्छी खासी सैलरी लेकर, लेकिन वैसा हमने नहीं किया। एथिक्स और प्रिंसिपल्स के मसले पर हमने रेजिग्नेशन दिया टीवी चैनलों से। तो यूट्यूब पर अगर ये प्लेटफॉर्म है, बहुत जरूरी है कि आप लोग ये वीडियोस अगर पसंद करते हैं तो इन्हें शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। जो लोग इस परिवार का सदस्य बने हुए हैं, हमेशा की तरह आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहरहाल, आइए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ताजा ट्वीट है वो क्या है। अब कल देर शाम जो उनकी ट्वीट आई उसमें लगभग ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब सिचुएशन रूम जा रहे हैं और वहां जाकर ही जो एक डील की घोषणा कर देंगे। लेकिन ये सिग्नलिंग जरूर हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान की कुछ शर्तों पर तो मंजूर हो ही रहे हैं कि कम से कम आप हॉर्मुज स्ट्रेट पर पार्शियल जो ब्लॉकेड है आप उसको लिफ्ट करना शुरू कीजिए। 30 दिनों के लिए सीजफायर एक्सटेंशन के बाद हम उस पर जो है परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। और इसमें क्योंकि अगर आप इनकी लैंग्वेज को देखें, जिसमें वो कहते हैं ईरान मस्ट अग्री दैट दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन और अ बॉम्ब, the Hormuz Strait must be immediately open, no tolls for unrestricted shipping traffic in both directions. All water mines, bombs, if any, will be terminated. We have removed through detonation numerous such mines with our great underwater mine sweepers. हालांकि देखिए ये जो बात है ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जहां तक अंडर वाटर माइन ऑप्शंस का सवाल है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो ज्यादातर यूरोपियंस के पास में है। और डी माइनिंग करना इतना आसान नहीं है हॉर्मुज स्ट्रेट का। जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी होगा तो उसके बाद काफी वक्त लगेगा इस डी माइनिंग की प्रोसेस में, जो ईरानियंस के सहयोग के बगैर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ईरान की न्यूज एजेंसीज आ रही हैं उससे एक तरफ ये साफ है कि इस अंतिम समझौते पर अभी तो ना ट्रंप ने साइन ऑन किया है, उधर ना मुश्तबा खामनेई ने हामी भरी है। लेकिन ये ईरान जरूर सिग्नल कर रहा है, उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई की तरफ से जो बयान आए हैं कि कम से कम जो कमर्शियल शिपिंग है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि मिलिट्री वेसल्स को फिर भी ईरान इजाजत नहीं देगा टू क्रॉस ओवर फ्रॉम जो उनका एरिया है, जो वो ओमान के साथ मिलकर नियंत्रित कर रहे हैं, जिसे वो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी कह रहे हैं। और इस पीजीएसए को आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने एक्चुअली सैंक्शन लिस्ट ऑफ एंटिटीज में ऐड कर दिया है, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है कि ये सही नहीं है और ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये हमारे नियंत्रण वाली टेरिटरी है। तो जो ऑफिशियल ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी है, सेमी ऑफिशियल, उन्होंने कहा है कि ये जो निगोशिएशंस हैं वो जारी हैं, वो डीरेल नहीं हुई हैं। कल आपको व्लॉग में मैंने कहा था कि अगले 24 से 72 घंटे के अंदर जो है हम उम्मीद कर सकते हैं किसी घोषणा की। सोमवार तक आप इस पर नजर जरूर बनाए रखिए। इधर अब्बास अराक्ची वो लगातार ओमान के विदेश मंत्री के साथ संपर्क साधे हुए हैं। ओमान को लेकर जो बयान आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हम उसको उड़ा देंगे, उस पर बमबारी कर देंगे, इन सब बातों के बाद में कि अगर ओमान ईरान के साथ मिलकर टोल वसूली करता है हॉर्मुज स्ट्रेट पर तो इसके खिलाफ ईरान ने अपने बयान जरूर दिए हैं। लेकिन ये मिलिट्री शिप्स, हॉर्मुज स्ट्रेट अगर खुलता भी है तो उसमें मिलिट्री शिप्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये डेप्यूटी जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उनका भी बयान आया है, वी विल नॉट अलाउ यूनाइटेड स्टेट्स टू अंडरमाइन सॉवरेनिटी इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मिलिट्री जहाजों को अभी भी जो है हम इजाजत नहीं देंगे, भले ही कमर्शियल शिपिंग को हम खुलने की इजाजत दे दें। ये बयान दिए जा रहे हैं ईरान की नेवी की तरफ से, और ये बहुत साफ कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो साझा प्रणाली है इस स्ट्रेट को मैनेज करने की, वो ओमान के साथ ही मिलकर जारी रहेगा, उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं होगी।
दूसरी बात है, आपको पता ही है जो बड़ा मसला है यूरेनियम एनरिचमेंट का मसला और यूरेनियम स्टॉक पाइल और डस्ट का मसला, जिसको लेकर ईरान ने साफ किया है कि हम जो ये इश्यूज हैं इस पर बातचीत तभी शुरू करेंगे जब एक बार इस युद्ध को खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हामी भर दी जाती है, सहमति बना दी जाती है। ईरान की जो न्यूज एजेंसी है, फास्ट न्यूज एजेंसी, उन्होंने बयान दिया कि ईरान, उनकी तरफ से खबर आई कि ईरान हैज मेड नो कमिटमेंट इन दिस अग्रीमेंट रिगार्डिंग हैंडिंग ओवर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स, रिमूविंग इक्विपमेंट, क्लोजिंग फैसिलिटीज और इवन प्लेजिंग नॉट टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब। देखिए, इस बाबत अमेरिका की बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, जो व्हाइट हाउस की बिल्कुल प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर काम कर रही हैं, उनकी ओर से बयान आते रहते हैं ऐसा दिखाने के लिए कि ईरान झुक चुका है परमाणु मसलों पर। और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इन झूठी खबरों में आप मत फंसिए, ये सारे रेड लाइंस हैं जो अभी भी जो है हमारे जारी रहेंगे। लेकिन इस पर ये भी आपको बता दूं मैं कि कतर में जो बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं, दोहा में जो बातचीत हो रही है, उसमें ईरान की स्टॉकपाइल का मसला निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। और तेहरान की डेलीगेशन दोहा गई हुई थी, वहां पर जरूर इस पर बात हुई है। अब ट्रंप बार बार क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की जो लगभग 440 किलोग्राम यानी कि 970 पाउंड ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, वो आपको खत्म करना होगा, अमेरिका को सौंप देना होगा। और हालांकि अमेरिका ने पिछले साल जब ईरान पर 12 दिनों के लिए जो भीषण कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, उसके बाद यही दावा किया था कि हमने उनके परमाणु साइट्स को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो आप इसीलिए वॉशिंगटन डीसी से बार बार एक फ्रेज सुन रहे हैं, नो डस्ट नो डॉलर्स। अगर यूरेनियम डस्ट आप नहीं देंगे तो हम आपको डॉलर्स नहीं देंगे। मतलब जो ओवरसीज बैंक्स में आपके फ्रोजन एसेट्स है लगभग 24 अरब डॉलर, उसकी हम पार्ट अमाउंट जो है अनफ्रीज इस वक्त हम नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की इकोनॉमी भी एक बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। ईरान के लोगों में रेजिलियंस बहुत ज्यादा है, राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा है। जब से ईरान के युद्ध की शुरुआत हुई 28 फरवरी से, हर रात कम रेन, कम विंटर, चाहे जैसा भी मौसम हो, जितना भी आपकी ड्रोन्स की और स्ट्राइक्स की हमले हो, खबर हो, ये भीड़ जरूर चली जाती है मैदान इलाकों में ईरान के झंडे लिए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, अयातोल्ला अली खामनेई की फोटोज, वीडियोस प्ले कर रही होती हैं पब्लिक स्क्वायर्स पर और झंडा लहरा रहे होते हैं लोग। जब आप एक युद्ध इंपोज करते हैं तो ईरान के अंदर के लोगों की चाहे जितनी भी नाराजगी रही हो रिजीम से, उनके रिप्रेशन से, लेकिन इस क्षण में पूरा मुल्क एक साथ है। तो यही बात है कि ये जो तमाम मसले हैं, और दूसरा है कि ईरान ने ये कहा है कि ये जो लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस हैं, ईरान पर जो इतने सालों से आपने प्रतिबंध लगाए हैं, ये ईरान को पता है कि ये शॉर्ट टर्म में आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, फट से ये नहीं हट सकता। ये तभी होगा जब लॉन्ग टर्म डिस्कशंस होंगे आफ्टर ये जो सीजफायर जो 8 अप्रैल से जिसकी शुरुआत हुई, इसको फॉर्मली आप 60 दिनों के लिए एक्सटेंड करें थ्रू दी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद उस पर बातचीत होगी। तो दोनों ओर से एक सिग्नलिंग जरूर हो रही है ऑफ मोर रियलिस्टिक असेसमेंट्स की। भले ही पब्लिक पॉस्चरिंग और स्टेटमेंट्स, उसमें आपको काफी ज्यादा रेटरिक देखने को मिल रहा है। और दो और जो पेच फंसा हुआ है, एक बैलिस्टिक मिसाइल्स का। यूएस ऑफिशियल्स बार बार यही कह रहे हैं कि ईरान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको आप डिस्ट्रॉय कीजिए, जिनसे हमने देखा कि खाड़ी क्षेत्र में जो बेसेस हैं अमेरिका के, उनको कितना नुकसान पहुंचाया। देखिए, वो नहीं होने वाला है। इस पर ईरान ने पहले भी हमेशा से ना कह दिया था, और वो कह रहे हैं कि ये जो मिसाइल आर्सेनल है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन ब्रॉडर निगोशिएशंस। अरब स्टेट्स निश्चित रूप से इसे खतरे के तौर पर देखते हैं। इजराइल तो कहता ही है ये उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, लेकिन इसे ब्रॉडर टॉक्स में फिलहाल इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो कुछ पोजीशंस में जो हैं, दोनों ओर से हम देख रहे हैं थोड़े थोड़े कदम वापस लिए जा रहे हैं ताकि निगोशिएशंस को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मसला फंसा हुआ है वो लेबनान का है। कहने के लिए इजराइल और लेबनान के बीच में एक सीज फायर है 18 अप्रैल से, जिसकी शुरुआत हुई थी, उसमें अमेरिका ने इंटरवीन किया था। लेकिन आपको पता ही है कि लेबनान में इस वक्त क्या हालात हैं। लिटनी नदी से लेकर बिक्का वैली तक लगातार इजराइल की जो बमबारी है निरस्तर, वो जारी है, ये कहते हुए कि हम हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वहां हजारों मासूमों की जान जा चुकी है। रिहायशी इलाके और ऐसे ऐतिहासिक इलाके लेबनान में बहुत सारी जो है वहां पर हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन
की जो है वहां पर रिलेटेड आपको बिल्डिंग्स दिखती हैं, मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं, लोकेशंस दिखते हैं, बहुत इतिहास के पन्ने जुड़े हुए हैं, उसको नेस्तनाबूद करने में जुटे हुए हैं नेतन्याहू, और यही कह रहे हैं कि हम इन ब्लोज को और इंटेंसिफाई ही करेंगे। 45 दिन का कहने के लिए एक सीज फायर था, लेकिन वो सीज फायर सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इस दौरान ये जो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है, वहां एक अपडेट ये भी है कि आईआरजीसी का जो ताजा बयान आया है नेवी का, उन्होंने कहा है कि 26 जहाज पिछले कुछ घंटों में वहां से ट्रांजिट कर गई हैं हॉर्मुज से अंडर ईरान प्रोटेक्शन। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट से कोई असर नहीं हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने जो हाल पर उनमें जो रीसेंट सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से, उसको उन्होंने कहा है कि ये तो हमारे लिए एक बैज ऑफ ऑनर है, क्योंकि यूएस का एक इतिहास रहा है पायरेसी का। और उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे जितने भी कोर्सिव मेजर्स ले ले, ये जो मैरीटाइम ट्रैफिक है उसको तो हम ही फैसिलिटेट करेंगे, हम ही नियंत्रित करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक जो पोजीशन में थोड़ी चेंज हो रही है ईरान की, वो कह रहे हैं कि कमर्शियल शिपिंग को हम जाने देंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप हामी भर देते हैं इस एमओयू पर। ये ईरान से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप लोगों को मैंने अभी तक दे दी, और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिन में एक साइन ऑन हो जाएगा इस लॉन्गर सीज फायर के एमओयू पर। एक इंटरेस्टिंग खबर है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूं। ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई है, जिसमें यह कहा गया है कि यूएई ने एक बहुत सीक्रेट रोल जो निभाया है, जिसमें डजन्स ऑफ स्ट्राइक्स किए ईरान पर। इस युद्ध में आपको पता है कि यूएई एक अलग पोजीशन लगातार ले रहा है। अब्राहम अकॉर्ड्स को यूएई ने साइन ऑन किया था 2020 में इस अकॉर्ड्स में, और इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। इस युद्ध के दौरान आपने देखा कि ओपेक से यूएई वॉकआउट करता है, ओपेक कार्टेल से वॉकआउट करता है, ओपेक प्लस से, और इजरायल और अमेरिका की टोन्स जो हैं उसी लहजे में बात करता है। अब जिस बात की जानकारी थी, खबर थी, वो खबर आ रही है क्योंकि ये इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग है वो रूस और चीन की तरफ से ईरान के साथ लगातार की गई है। और ये खबर अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पब्लिश किया है कि यूएई ने कम से कम दर्जन भर स्ट्राइक्स ईरान पर किए अपनी जमीन से। तभी आपने देखा होगा शुरुआती रूप में जब ईरान की जवाबी कार्रवाई हो रही थी, तो क्यों अबू धाबी से लेकर दुबई में हाई राइज बिल्डिंग्स पर ईरान के ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो रहे थे। जब इंटरसेप्ट हो रहे थे तो ड्रोन की जब आप इंटरसेप्ट करते हैं, उसका मटेरियल जब गिर रहा होता है उससे नुकसान पहुंचता है। और ईरान यही कह रहा था कि हम लोग जिन बिल्डिंग्स को निशाना बना रहे हैं वो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स और इजराइल के मोसाद के इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफिशियल्स बैठकर वहां से टारगेट कर रहे हैं ईरान को। तो इस खबर की जो है अब पुष्टि कर दी है कि कम से कम इस शुरुआती वॉर में डजन्स ऑफ स्ट्राइक्स यूएई ने खुद से दागे हैं ईरान पर। और अप्रैल में जो सीज फायर की घोषणा हुई तब तक जो है इस तरह की स्ट्राइक्स जारी थे। इसीलिए ईरान ने अब ये साफ साफ कहा है कि भाई यूएई को हम एक दुश्मन देश के तौर पर ट्रीट करते हैं। और यूएई में किस तरीके से वहां का रियल एस्टेट बबल पूरा क्रैश किया है, जिन लोगों ने दुबई में इन्वेस्ट किया था, आइलैंड्स खरीदे थे, आपको पता है आज की तारीख में कितनी रियल एस्टेट कॉस्ट्स में वहां पे डिवैल्यूएशन हुई है, रिश्ते बिगड़े हैं। और ये भी सवाल हो रहा है क्योंकि भारत, आपको याद है कि जब अभी प्रधानमंत्री मोदी एक तो युद्ध शुरू होने के पहले इजराइल जाते हैं, इजराइल के कनेसेट में फिलिस्तीन का जिक्र तक नहीं करते हैं, जबकि हमारी ट्रेडिशनल एक 2 स्टेट सोल्यूशन वाली पॉलिसी रही है, पैलेस्टीन को लेकर सॉलिडारिटी रही है। और फिर अभी इसी युद्ध सीज फायर के बीच में जब वो नॉर्डिक स्टेट जा रहे होते हैं तो वो कुछ घंटे यूएई में, अबू धाबी में वहां पर बिताते हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ में, उनके प्रेसिडेंट के साथ में। और भारत यही कह रहा है कि यूएई में जो भारत की डायस्पोरा है और हमारे जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वो बिल्ड करेगा यूएई, फुजैरा टर्मिनल में हम इन्वेस्टेड हैं। पर ये सवाल हो रहा है कि आपने जो पॉस्चरिंग किया, आपने बहुत क्लियर कर दिया है कि इस युद्ध में आप ईरान के खिलाफ थे। ईरान के साथ आपने फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते तो ऑन रखे, अब्बास अराक्ची के साथ जयशंकर बात करते रहे, 2 दफा प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेशकियां के साथ बात जरूर की, लेकिन जो चॉइसेस है इंडिया की वो बड़ी क्लियर थी कि हम किस ओर झुके हुए हैं। और इसका भी एक खमियाजा आने वाले दिनों में हम और भुगत सकते हैं
क्योंकि ये बार बार ईरान के एम्बेसडर जो भारत में हैं, या फिर इस्माइल बकई हैं, या प्रोफेसर एसएम मरांदी हैं, ये लोग साफ कह रहे हैं कि सारे देश को ही आने वाले दिनों में एक टोल जरूर देना होगा। वो एक टैरिफ की तरह होगा कि आप किस दर्जे में हैं, कितना टोल यहाँ पर लगाया जा रहा है। बहरहाल अंतिम अपडेट जो मैं आप लोग को देना चाहूंगी, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका कर रहा है, पाकिस्तान वापस से जो है अपनी ट्रांजैक्शनल मीडिएशन कर रहा है, सऊदी के साथ भी सुरक्षा पैक्ट है, वो ईरान के साथ तो रिश्ते बनाए हुए ही है, चीन के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अभी अभी शहबाज शरीफ ने अपना दौरा कंप्लीट किया है चीन में। और एक जो कल फॉरेन पॉलिसी पॉडकास्ट जो हमारी है, फॉरेन पॉलिसी डायलॉग पॉडकास्ट अंग्रेजी में जो आती है, उसका एपिसोड को जरूर देखिएगा। आनंद कृष्णन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सालों तक बीजिंग से रिपोर्टिंग की है, अभी भी वो बीजिंग में हैं, उनसे मैंने बात की है। बहुत आपको अच्छे रिफ्रेशिंग ग्राउंड रियलिटीज मिलेंगी इनसाइड चाइना की व्यूज की, जो एकेडमिक पेपर वाली व्यू नहीं है। रियलिस्टिक व्यूज आपको मिलेंगी कि कैसे ये रिश्ते शेप अप हो रहे हैं अमेरिका चीन के बीच में, पुतिन चीन के बीच में, शी जिनपिंग के बीच में, पाकिस्तान चाइना के रिश्तों से क्या उसी लेंस से भारत को देखा जा रहा है। और आज पीट हेग्सेट जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो शंग्रीला डायलॉग में जब शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सिंगापुर में, तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं पाकिस्तान को लेकर। आइए आपको वो सुनाती हूँ। Nuclear capable countries. I think both sides there are going to see understandable threats coming from the other, maybe some of which we see differently, and countries are going to want to develop ICBM threats, but we're not pointing a finger, at least from our view right now, at either country and calling them a threat to us, and we're grateful for in each of their lanes the benefits they've given to peace. So पीट हेग्सेट की ये जो लैंग्वेज है ना, कि इंडिया पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है जिसको हम डिफरेंटली व्यू करते हैं। मार्को रूबियो को भी आपने सुना था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, भारत आने के पहले वो पाकिस्तान के आसिम मुनीर की जो है वो तारीफ कर रहे थे। इधर यही आप देखें, अगर पीट हेग्सेट की जो इशक डार के साथ वो मुलाकात करते हैं पाकिस्तान के डिप्यूटी एफएम के साथ में, और वहां पर भी जो है उनकी तारीफ करते हैं। ये अमेरिका का जो लेंस है पाकिस्तान को लेकर, जब से डोनाल्ड ट्रंप का ये सेकंड सेशन शुरू हुआ है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, ये 90s के अमेरिका पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन की याद दिला रहा है और कहीं ना कहीं ये हाइफिनेट करता है। तो अमेरिका के साथ ऑलरेडी इंडिया के बायलैटरल रिश्तों में जितनी परेशानियां आई हैं, टैरिफ से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को लेकर, और उसमें अगर आप ये पाकिस्तान के एंगल को डाल दें तो ये रिश्ता काफी प्रॉब्लमैटिक इस वक्त हो रखा है। हाइफनेशन की कोशिशें लगातार अमेरिका की ओर से जारी हैं, भारत और पाकिस्तान को एक लेंस में जोड़कर देखने की, और ये एक रियलिटी वेकअप कहीं ना कहीं एक कॉल है भारत के लिए कि आप पर्सनालिटी बेस्ड रिलेशंस में इन्वेस्ट ना करें। जस्ट बिकॉज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाते हैं और वहां नारे लगता है अब की बार ट्रंप सरकार, इसका मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आकर भारत के हितों का ख्याल रखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप भारत आकर भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी को 2020 में जब दिल्ली दंगे चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी की वो लीडरशिप की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि इज अ ग्रेट लीडर, सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था। एक साथ विजिटिंग लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है मोदी जी, सवाल लेते नहीं है, वो सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट्स देकर चले जाते हैं या तो 2 फिक्स्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो बहुत जरूरी होता है रिश्तों के नुआंसेस को समझना। सिर्फ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स दे देना कि हम ये हमारे बहुत ग्रेट फ्रेंडशिप है, उसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते मजबूत रहेंगे। आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशनशिप में और 90s की एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि आप इनफैक्ट 2 किताबें जो मैं आपको आज रेकमेंड करूंगी अगर आप पढ़ना चाहें। श्याम सरन जो कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे और विदेश सचिव थे, माफ कीजिएगा, करियर डिप्लोमैट थे, एम्बेसडर थे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्पेशल ऑनवॉय थे क्लाइमेट चेंज पर। भारत अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर ड्यूल हुई जिसने रिश्तों को बदल दिया था, एक अलग क्लब में पहुंचा दिया था, उसके की आर्किटेक्ट थे। उनकी जो किताब है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि आप इतिहास के पन्नों में जाकर देख सकते हैं कि कैसे इनफैक्ट अमेरिका और चीन का रिश्ता बदल रहा था। अमेरिका चीन का जब रिश्ता बदला 60s में, उसमें पाकिस्तान की भूमिका रही। फिर 2000 आते आते आपने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच में रिश्ता इतना एंटेगोनिस्टिक हो गया कि उस वक्त वो लिखते हैं A more recent exception also has to do with China, but now as a US adversary rather than an ally.
The US administration under George W. Bush became fixated on China as the new and increasingly threatening rival power in the Asia Pacific. India, with its rapidly growing economic and military capabilities, in particular its naval capabilities, began to be seen a new light. It was felt that as a strategic partner, India, for its own reasons, would parallel US efforts to limit Chinese influence in this region, where US power had so far remained preeminent. तो एक ये दौर है 2003 से 2010 के बीच में, जब आप देखते हैं कि यूएस को लगता है कि भाई चाइना के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट काउंटर बैलेंस है इंडिया, खास करके इंडो पैसिफिक में, क्योंकि उनके रिश्ते खराब हो रहे थे। तो अब जबकि रिश्ते रीसेट हो रहे हैं अमेरिका चीन के बीच में, अमेरिका पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो घट गई है। तो हर सूरत हाल के लिए तैयार होना जरूरी होता है। दूसरी एक किताब मैं आपको कहूंगी कि एंड्रयू स्मॉल, जो ये चाइना पाकिस्तान संबंधों को समझने के लिए, हम बार बार उनके ग्रेट वेदर फ्रेंडशिप की बात करते हैं कि, और ये इसकी भी सबूत है कि चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान की मदद की पिछले साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसकी क्लियर कट एविडेंस है। बावजूद इसके हमने चीन के साथ रिश्तों को रीसेट किया, गालवान के बाद हमने रीसेट किया, हमारी कॉमर्स अभी भी जारी है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जारी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स जारी हैं। लेकिन इस किताब में आपको ये एक बहुत अच्छी समझ मिलेगी कि किस तरीके से एशिया का जो आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक मैप है, और खास करके भारत की जो नेबरहुड है, वो आखिर कैसे बदला है। और ये चाइना पाकिस्तान एक्सिस, जो 60s वाली जो ब्रिज का काम किया था पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच में, आज एक बार फिर से पाकिस्तान की वो भूमिका नजर आ रही है ईरान वॉर के बाद से। तो ये 2 किताबें मैं रेकमेंड करूंगी, और आप लोग अपना फीडबैक जरूर देखिए, हम दीजिए, हमेशा की तरह हमें लिखकर भेजिए कि कार्यक्रम कैसा लगा। अपने कमेंट्स भेजिए फीडबैक सेक्शन में, किस शहर से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखिएगा। फिलहाल और अनंत कृष्णन के साथ अंग्रेजी में उस पॉडकास्ट को आप जरूर देख सकते हैं हमारे चैनल पर कल। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।